आज हम लोग देखने वाले हैं पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट है। एक्चुअल में वो मैग्नेटिज्म में होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीटली खत्म कर देंगे। ठीक है, जो भी चीजें, नाम क्या है देखो, पोलराइजेशन इसको पोलराइजेशन एंड ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये दो पॉइंट्स है। ठीक है, जैसे कैपेसिटर के अंदर क्या होता है देखो, दो प्लेट्स होते हैं ऐसे, राइट। और मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, ये ऐसे है। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या होता है, तो ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करो कि ये देखो, आपको ये स्लैब ऐसा होता है, ऐसा होता है, बट मैं ऐसा दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दिखा रहा हूँ। अब ये फ्रंट साइड ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ओके। ये पोलर एंड नॉन पोलर जो होता है, इलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर क्या होता है? पोलर, नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ भी इतनी जरूरत है नहीं, बट फिर भी आपको समझा देता हूँ। पोलर का मतलब होता है, देखो जैसे HCl होता है, HCl, राइट, HCl। और नॉन पोलर का मतलब जैसे कि ये H2। क्या होता है? H2। ठीक है, तो ये HCl कैसे होता है, एक एक ज्यादा कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ ज्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, ये H और H ऐसे दो मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, तो ये इसका आप, ये स्टडी करते हो ना हम लोग स्फीयर्स रोटेशन में, तो वैसे ही इमेजिन करो, सेंटर ऑफ मास जैसे। ठीक है, ये एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, और इसका ऐसा। तो होता क्या है, यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ऐसे मान लो, तो यहाँ पे ये बड़ा होता है, ज्यादा नेगेटिव होता है, और ये ज्यादा, मतलब ये पॉजिटिव होने के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी। ठीक है, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। तो यहाँ पे होता है क्या, इनका जो सेंटर है ना, ये इसका जो सेंटर एक्चुअल में यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है। बट इन दोनों का जो मासेस, जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं ना मासेस, वैसे ही इनकी चार्जेस, नेगेटिविटी के बारे में सोचा जाता है। तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ये अगर पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ये ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। तो इन दोनों को अगर आप चेक करोगे ना, तो इनके सेंटर पे नहीं रहेंगे, तो कहाँ पे रहेंगे? तो ये देखो, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है। ये ज्यादा कुछ खींचेगा किसको? नेगेटिव को। अगर ज्यादा नेगेटिव को खींचेगा तो ऑटोमेटिकली क्या इस तरफ रह जाएगा? पॉजिटिव। तो ये ऐसा कुछ तो रह जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव बन गया और ये क्या बन गया? पॉजिटिव। ठीक है, इनका क्या होता है, इनका ये होता है कि देखो, इनका सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे। इसका सेंटर कहाँ पे? यहाँ पे है। पर दोनों के खींचने की कैपेबिलिटी, मतलब ये भी खींचे, ये देखो, ये H है, ये H है, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, ये HCl, राइट। तो ये इनका सेंटर और इनका सेंटर कैसा है? सेम सेंटर पे रहेंगे। ठीक है, तो इसको खींचने की कैपेसिटी और इसको भी खींचने की कैपेसिटी कैसी है? सेम है, क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो होगा क्या, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, तो इन दोनों के जो सेंटर्स है ना, यहाँ पे मैच होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे डाइपोल जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही जगह पे है। मतलब जैसे एटम होता है, राइट। एटम, एटम और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो कभी भी ना एटम को डाइपोल बोलते हैं, बट एटम को जब ऐसा तोड़ते हैं ना, तब डाइपोल बनता है। मतलब ये नेगेटिव इस एक तरफ बन जाता है और एक तरफ पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन फिलहाल क्या है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ओके, तो मैं ये की कैपेसिटी होती है, ज्यादा सोचो मत इसके बारे में। ठीक है, और पोलर क्या है, ये ज्यादा खींचता है, तो ये नेगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बनता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कुछ है, तो ये क्या बन गया? डायपोल बन गया। ठीक है, ओके, तो वैसा ही है, वैसा ही क्या देखो, अगर इसमें इस स्लैब के अंदर ये होता है, कैसे डायपोल होते हैं, क्या होते हैं? डायपोल। तो ये देखो ऐसे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, राइट। और ये ऐसा कुछ तो रैंडम में होता है। ठीक है, कुछ भी पता नहीं होता है इसके बारे में। तो ये सिर्फ कैसे भी डायरेक्शन ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये ऐसा ले लो, नेगेटिव
पॉजिटिव, ये ऐसा ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो रैंडम शेप में होता है, ठीक है। अब ये क्या है, इनका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी होता है। तो यहाँ पे चेक करो, इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनका डाइपोल किस तरफ है, इस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका किधर है, इस तरफ है, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका किस तरफ है, इस तरफ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये कैसा है, इस तरफ है, ठीक है। और ये किस तरफ है, इस तरफ है। ऐसा मतलब रैंडम शेप में उसके अंदर होता है, राइट। और इसका अगर नेट पी देखेंगे ना, तो नेट पी होता है आपका 0। नेट पी कितना होता है, 0। मतलब यही एक्चुअली मैंने बैक साइड में नहीं दिखाया है, नहीं तो एक काम करो, इसको बैक साइड में दिखा दो। ऐसा कुछ तो होता है, ये देखो ऐसा, ठीक है। तो इनको देखो ना, ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो कैंसिल आउट करेंगे। देखो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, तो पी क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, ठीक है। ओके, अगर अगर इस स्लैब को आपने बाहर से ऐसे फील्ड पास कर दी, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दी, होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप डाइपोल का रखोगे, ऐसे रखोगे, तो ये ऑटोमेटिकली वो डायरेक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कैसे, अगर मान लो ये डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये डाइपोल है, जस्ट इमेजिन। अगर ये डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली किस तरफ चला जाएगा, ऐसा। और ये पॉइंट पीछे, मतलब ये ऐसा मतलब रिसेट करेगा, ठीक है। तो ये सारे डाइपोल जो है, वो सारे डाइपोल्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। कैसे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनका ये देखो, अभी मैं एक दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ। ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये स्लैब के अंदर ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, देखो, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसा दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसा दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। इस चीज को ही बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब क्या है कि स्लैब के अंदर सारे डाइपोल्स, डाइपोल्स मतलब एटम्स, ठीक है, वो रैंडमली मतलब कैसे भी लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने से पहले। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, उनका शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होने वाला है पता है क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, राइट। ये कौन सी फील्ड है, फील्ड है, ओके। अब और क्या है, ये चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। अब ये इंड्यूस्ड होती है, राइट, ये इंड्यूस होती है। ये कौन सी है, एक्सटर्नल है। अगर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अगर पूछेंगे, तो ये नेट क्या होने वाला है, देखो ये नेट होने वाला है, बाहर की कितनी है, EX माइनस दिस वन इज व्हाट, इनिशियल, इनिशियल नहीं, इंड्यूस्ड, ठीक है। तो ये कुछ तो ई नेट बनने वाला है। बट ई नेट एक्सटर्नल से ज्यादा हो सकता है क्या, कभी नहीं, एक्सटर्नल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। एक्सटर्नल से कभी भी कैसा होगा, या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा। इक्वल कब होगा, ई नेट इक्वल कब होगा, जब ई 0 होगा, मतलब इंड्यूस्ड 0 होगा, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। ओके, अब पोलराइजेशन को एक्चुअल में डेफिनेशन कैसे करते हैं, देखो पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू, देखो ये स्लैब है ना, ये तो मैंने फ्रंट व्यू दिखाया आपको, फ्रंट व्यू दिखाया। तो इसका विड्थ भी तो होगा, ऐसा ऐसा विड्थ होगा, फिर ये ऐसा है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने पूछा आप लोगों को, इसके अंदर डायपोल किस में है, लेंथ में है, एरिया में है, या वॉल्यूम में है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा वॉल्यूम में होगा। देखो ना यहाँ पे, ये ये देखो ना, ये लेंथ ले लो, ये हाइट ले लो, ये विड्थ ले लो, और ये देखो ना इस तरफ डेप्थ ले लो, चाहे तो इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम के अंदर डायपोल्स होते हैं, राइट। ये स्लैब मतलब किसको बिहेव करेगा, ये वॉल्यूम की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एक होता है डायपोल। देखो डायपोल पहले कितना था, यहाँ पे 0 था, लेकिन यहाँ पे डायपोल 0 होना पॉसिबल है क्या, देखो ना, इसका डायपोल किस तरफ है, इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है। मतलब यहाँ पे P 0 होना पॉसिबल है क्या, नहीं है। यहाँ पे P नेट 0 नहीं होगा, मतलब डायपोल कुछ तो होगा, राइट। अच्छा, तो ये P और ये P अलग है। ये P मतलब स्मॉल p ले लो, डाइपोल मोमेंट, राइट, स्मॉल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल p। और ये p मतलब पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये देखो, ये पोलर डाइपोल कुछ तो आ गया ना, पहले कितना था, 0 था, पहले कितना था, 0 था, अब कुछ तो आया है। तो p
इनटू, देखो कितने एटम्स ऐसे ऐसे हो चुके हैं, कितने एटम्स इसमें अपने डायरेक्शन, खुद का डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं, तो वो हम लोग लिखेंगे n, ठीक है। बट पर वॉल्यूम होगा वो, ठीक है। वॉल्यूम क्यों? क्योंकि एक रूम के अंदर देखो रूम कितनी है वो भी तो मैटर करता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी है, इतनी है कितनी है। आप बोलोगे मतलब 1000 स्क्वायर फीट मीटर क्यूब ऐसे ले लो, 1000 मीटर क्यूब की रूम है और उसके अंदर एक ही डायपोल है, तो आप लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे 1 डिवाइड, ये नंबर कैसे लिखोगे, ये नंबर कैसे लिखोगे, 1 डिवाइड बाय 1000 ऐसे लिखोगे, राइट। अच्छा, आप बोलोगे एक रूम के अंदर 500 एटम्स थे और उसका वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने हैं, 500 नंबर्स, लेकिन कितने वॉल्यूम में, तो आप बोलोगे 100 मीटर क्यूब, मतलब कितना हो गया ये, 1 मीटर क्यूब में कितने हैं, 5, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इस रूम के अंदर 1 मीटर क्यूब में 5 नंबर्स क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है डायपोल मोमेंट और ये होता है नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है पोलराइजेशन। अच्छा, अब ये पोलराइजेशन जो है ना, देखो ये तो मैंने डायरेक्टली स्ट्रेट दिखाया, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है ना, इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसके ऊपर इस तरफ लगेगा, राइट। तो ये ऐसा जरूरी नहीं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी पास किया तो ये सीधा सीधा ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो डायरेक्टली वो लास्ट स्टेप बताया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये जो शेप है ना, इसका ये पहले कैसा है, ये प्लस और ये माइनस, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा, बट स्ट्रेट नहीं हो सकता ना, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये ऐसा था, अब थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ऐसा हो गया, लेकिन डायरेक्टली ऐसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा डायरेक्टली, तो क्या होता है, ये ऐसा हो गया, और थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो तो और फोर्स बढ़ेगा, तो और थोड़ा ऐसा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करोगे तो डायरेक्शन पी का क्या हो जाता है, ऐसा होता जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा से सोचो, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं ये फर्स्ट केस है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये लास्ट केस है, मैं ये मतलब ये थर्ड केस ले लो, ठीक है। और क्या करते हैं, यहाँ पे स्लैब वाला लेते हैं, ठीक है, ये सेकेंड वाले केस टू। मान लो ये पहले ऐसा था, ये ऐसा था, थोड़ा चेंज हो चुका है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये ऐसा था, तो एक्चुअल में ये ऐसा होने वाला है, राइट। ये देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको इस तरफ खींचेगा, तो ये ऐसा कुछ तो होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखो ये किस तरफ है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, राइट। तो ये तो ऐसा टेंड करने की कोशिश करेगा, तो ये ऐसा करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये इस तरफ होने वाला है ना, पॉजिटिव की इस तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, ओके। फिर इसका क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। अब चेक करो कंडीशन 1, ये कौन से है, 2 है और ये 3 है, तो देखो ना इसका किस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ठीक है, एक इस तरफ है, ये और एक इस तरफ है। इन सब का नेट निकालोगे ना तो किस तरफ आने वाला है, इसका नेट एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, राइट। बट देखो ना इनका क्या होगा, इनका कुछ तो नीचे भी आएगा, राइट, इसका कुछ तो नीचे भी आएगा, इसका कुछ तो ऊपर आएगा, तो ऐसा सिचुएशन होके फाइनल क्या होगा, ऐसा कुछ तो होगा, मतलब इन दोनों का रिजर्वेशन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। देखो पहले पहले 0 था, अब किस तरफ है, इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रिक देखो ना 1 2 एंड 3 तीनों को चेक करोगे तो आप बता दो किसमें इलेक्ट्रिक सॉरी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तीनों को चेक करोगे तो पी का वैल्यू किसमें ज्यादा होगा, 1 2 3। सेजल बोबड़े, आपका ये चालू है ऑडियो, ओके ओके ओके। आंसर क्या है, 3 है, 3 है आंसर, ठीक है। अरे ये तो बोल रहा है 0 है, ये तो 0 ही है, ठीक है, क्या क्यों, क्योंकि ये इस तरफ होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा और ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये रैंडम सेट में क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देना स्टार्ट कर दिया,
ये खुद का अलाइनमेंट मतलब ये जो डायरेक्शन है ना वो चेंज करना स्टार्ट करेंगे, तो ये इस तरफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट ये दूसरी केस है, ठीक है। तीसरी केस के सारे सारे स्ट्रेट हो चुके हैं, मतलब देखो सारे के सारे किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो नेट ज्यादा किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, 3 में ज्यादा होगा, 2 में ज्यादा नहीं होगा, इसमें तो बहुत ही कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो ना, पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड है, ये तो नंबर्स है, क्योंकि नंबर तो चेंज नहीं होंगे ना, तीनों के नंबर चेंज होने वाले हैं क्या। तेजल बुबड़े, ऑडियो चालू है। ओके, चलो। तो ये देखो तीनों केस में नंबर ऑफ आइटम चेंज होने वाले क्या, नहीं तो ये तो कांस्टेंट है। अब बचा क्या, डाइपोल मोमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोलराइजेशन के ऊपर। तो पोलराइजेशन किसमें ज्यादा है, इसमें तो जीरो है, तो ये देखो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, तो पोलराइजेशन भी जीरो हो जाएगा। इसमें कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा बट कुछ होगा। बट इसका और इसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो इसका तो नेट क्या होगा, इसका इस तरफ आएगा, ठीक है। एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। बट सारे के सारे यहाँ पे कैसे, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये ज्यादा होगा, तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। चलो ये बात तो समझ में आया होगा आपको। तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन, इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अच्छा, अब दूसरी बात ससेप्टेबिलिटी क्या है, देखो ससेप्टेबिलिटी ऐसा है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ना वो एक ही मटेरियल का होता है क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है। इंसुलेटर आप कुछ भी ले सकते हो, ये मतलब चौक ले सकते हो या जो भी चीज है, ठीक है, सिरेमिक ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, इसको रखो यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देना स्टार्ट करो। क्या जरूरी है, मतलब इस जैसे ये ग्लास है एग्जाम्पल के, ये ग्लास है, ठीक है, या फिर सिरेमिक है, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, इसमें जो भी चेंज आया था आपने क्या किया है, ये देखो मैंने तो एग्जांपल के लिए क्या है, ये ले लो, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है और इसका डाइपोल मोमेंट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऐसा होना स्टार्ट करेगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव है तो इस तरफ लगेगा, राइट। तो ये जो भी फोर्स आप लगा रहे हो, देखो ऐसे ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, तो ये भी जो भी फोर्स के लिए ऐसा हो गया, जो भी फोर्स के लिए ऐसा हो गया। मान लो ये फोर्स ले लो और अगर इसके ऊपर लगाओगे तो ये देखो दोनों कंडीशन सेम होंगे क्या, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, इस दोनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होगा क्या, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है ना, इसका मास अलग है, इसका साइज अलग है, ठीक है। इसका क्या है, इसका भी मास अलग है, इसकी साइज अलग है, तो दोनों के ऊपर ये दोनों देखो ऐसा होने के लिए सेम फोर्स लगाना होगा क्या दोनों के लिए, सोचो थोड़ा, ये दोनों को ऐसे करने के लिए क्या सेम फोर्स लगाना होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसको ज्यादा लगेगा और इसको कम लगेगा, तो ये डिपेंड करता है ये कौन सा मटेरियल है, इसका मास क्या है, ठीक है, इसकी साइज क्या है, करेगा। तो सेम यहाँ पे अगर आपने पहले सिरेमिक लिया है और सिरेमिक पास कर रहे हो तो ये सिचुएशन ला लिया आपने, मतलब इलेक्ट्रिक मान लो कुछ आपको 50 क्यू क्या होता है, फिजिकल टू क्यू इनटू ई, राइट। तो ये क्यू ई क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा, राइट, न्यूटन पर कूलम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। चलो सेम केस और ऐसा भी है ना कि इसके साइज के अंदर जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो सेम ग्लास के अंदर भी होंगे, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग है उसका। तो यहाँ पे अगर आपने ग्लास ले लिया, ठीक है, आप ग्लास लेंगे तो इसको ये कंडीशन लाने के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही लगेगी, मतलब 50 न्यूटन कूलम की लगेगी, ऐसा जरूर है क्या, नहीं, हमको पता नहीं है वो कितनी लगेगी, ठीक है। बट इतना कह सकते हैं कि इसको इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाने के लिए, देखो इसको, ये देखो किसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन है, इसमें, राइट। तो इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अब बता दो, इसको यहां से इस कंडीशन में लाने के लिए यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब क्या करते हो तो वो ऐसा हो जाता है। मोर डाइपोल नहीं है। मोर डाइपोल का कंसेप्ट क्या है कि वो नंबर ऑफ एटम्स, मैं पूछ रहा हूँ कि डाइपोल्स को
रैंडम नेचर से उसको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाने के लिए यहाँ पे कौन वर्क करता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप बोल रहे हो कि इसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, तो सीधी सीधी बात है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? E। ठीक है, तो ये देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया। अच्छा, यहाँ पे P का डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो यहाँ पे, ये देखो ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ? इस तरफ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस तरफ डायरेक्शन है, उस वही पे क्या है? पोलराइजेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, ये देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ पे किसकी जरूरत है हमको? हमको जरूरत है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू जीटा, या E से डिनोट करते हैं जीटा, x नहीं है ये, ठीक है, इनटू E। देखो ये ऐसा फॉर्मूला, इसको ही बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। अच्छा, ससेप्टेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है, अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो कितना इजीली ये पोलराइज्ड हो जाता है, कितना इजीली पोलराइज्ड हो जाता है, इसी को बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। उसी को क्या बोलते हैं? ससेप्टेबिलिटी। ठीक है, समझ में आया होगा आपको? बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो किसके लिखते हैं हम लोग की, वो 1 प्लस एक्स होता है। ठीक है, तो वैसे भी एयर होगा, ये देखो एयर वगैरह होगा, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, सिंपल है। एक्स का वैल्यू कितना होगा? देखो एरिया वैक्यूम के लिए ए का वैल्यू तो 1 होता है, राइट? तो जीटा कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। ये जीटा मतलब ये ऐसा। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमको कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो 1 क्या होता है, वो तो जस्ट थ्योरी के लिए होता है। यहाँ पे सिर्फ हमको क्या समझना है, और ये भी नहीं समझने के तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो है मैग्नेटिज्म के अंदर, लेकिन आपको ये डाइलेक्ट्रिक कंसेप्ट आता है, इसलिए पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है। क्या है देखो, कंक्लूजन क्या है इस टॉपिक का, कि ये रैंडम नेचर होता है, तो डाइपोल मोमेंट, ये पी अलग है, ये पी अलग है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। चलो, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आने से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट? इस ऐसे इसलिए नहीं बोला गया है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी तो होते हैं, कितने होंगे, ऐसे कितने होंगे, वो भी तो कैलकुलेट करना होगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ तो नाम दिया गया है, जिस नाम दिया गया है उसी का नाम है पोलराइजेशन। अच्छा, पोलराइजेशन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स ये एक वॉल्यूम के अंदर चेंज हो गए। ठीक है, ये होता है। चलो, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है कि ये कितना इजीली ये ऐसा पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब, देखो पोलराइजेशन जैसे नाम वगैरह सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कुछ अजीब है। ठीक है, अजीब कुछ नहीं है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसी को पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पोलराइज्ड है क्या? नहीं है। ये पोलराइज्ड है क्या? यस है। ये पोलराइज्ड है क्या? है। बट ये ज्यादा पोलराइज्ड है, ये कम पोलराइज्ड है, ये पोलराइज्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो पोलराइज करने के लिए किसकी जरूरत लेनी पड़ती है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दो, वो चेंज ज्यादा होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे कुछ डाउट। कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं इसमें। ओके सर, ग्लास की काय असतं? अरे भाई, ये ग्लास कांस्टेंट, मतलब अभी तो हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ग्लास वगैरह के लिए आपको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको वो के ही बोला जाता है, जैसे K1 K2 ऐसा बोला जाता है। उनके कांस्टेंट किसी कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपको निकाल मतलब देखना है तो मैं कल बता दूंगा। सारे वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल K1 K2 से ही काम चलता है। के किसका याद रखना है आपको? एयर एंड वैक्यूम का। एयर एंड वैक्यूम का सिर्फ याद रखना है, 1 होता है। बाकी सब के लिए के का वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि वो सिर्फ के ना इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब एयर सॉरी कौन सी मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उसके हिसाब से के का वैल्यू निकालते हैं। अब मुझे और दूसरी बात बताता हूँ, के और एन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना इतना आपके दिमाग में रखो कि के जो है ना, ये के
और ये एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों का एग्जैक्टली रिलेशन होता है, मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड है और ये इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो वो एन आपको पता है ना, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। बट ये मीडियम का वैल्यू 1 एयर के लिए कैसे आया, ये कौन डिसाइड करता है, ठीक है। वैक्यूम के लिए 1 आता है, क्यों, कौन डिसाइड करता है, तो ये हम लोग, मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर, उसमें आएगा ये, ठीक है, कंसेप्ट कि एन का वैल्यू 1 क्यों होता है। तो फिलहाल अभी ये सारे वैल्यूज याद मत रखो, मतलब वैसे मैं बोलता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहाँ पे याद रखते हैं हम लोग, याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको मेमोरी फुल करने वाली बातें हैं, तो कुछ जरूरत भी नहीं है ना, इट इज बेस्ट, जरूरत नहीं है उसकी। ओके, चलो फिर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। Okay. कुछ क्वेश्चन आए हैं क्या? ओके, जीटा मतलब क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिफरेंस है क्या? नहीं 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 नहीं, जीटा मतलब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जीटा मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जीटा मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एक मिनट, एक मिनट। ओके, जीटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको ही बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी, ठीक है, इस पे बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी। सिंपल होता है मीनिंग, बट वहां पे क्या है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं है उसका कि वो लगाना है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चीज पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड होने का मतलब डायपोल को चेंज करने के लिए होली कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात है। हाँ, आप क्या बोल रहे हो कि जीटा का रिलेशन किसी एप्सिलॉन के साथ है या रिलेटिव, अरे देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, तो सीधी सीधी बात है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखता है ना, ये तो वैसा भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, चाहे कोई भी मीडियम ले लो, ये तो चेंज होता है क्या, नहीं, एप्सिलॉन तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ बचा क्या, ये बचा। अब ये देखो, ये ना इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, तो ये ऑफ कोर्स करता है, क्यों नहीं करेगा भाई, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो ईआर चेंज होगा, ईआर चेंज होगा तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी चेंज होगी, होगी, सीधी सीधी बात है। बट इसके ऊपर क्यों देखना है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप, अरे ये देखो, ये भी वही मैटर करता है, ये भी मीडियम की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, मीडियम की बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से डिपेंड होंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना ही याद रखो, जीटा मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और वो किसके बारे में बताता है, तो सीधी सीधी बात है, वो आपको कोई भी एक मीडियम के बारे में बात करता है, ठीक है, कोई भी मीडियम के ऊपर बात करता है। अच्छा, इसका कुछ वैल्यू होता है क्या, नहीं, कुछ वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये इतना बता देता है, इतना बता देता है कि कौन कितना इजीली पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, ये बात। ओके, और कोई क्वेश्चंस होंगे तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखो कि मैं जो चीजें मैंने आपको बता दिया वो तो एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है देखो आज। ओके, a charge q is distributed over the three concentrated spherical shells। देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको 3 शेल्स दिया है, शेल्स का मतलब ये होलो स्फीयर, ठीक है, क्या है, होलो स्फीयर होता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये स्फीयर ऐसा, ठीक है, ये स्फीयर है, होलो स्फीयर है, क्योंकि इसको दबाओगे तो अंदर चला जाएगा, ठीक है, अंदर दबाओगे तो अंदर चला जाएगा। आप थोड़ा देख सकते हो कि यहाँ पे अ, अंदर कुछ नहीं है इसके, ये देखो बलून है, ठीक है, ये जैसे इसको क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ सरफेस पे ही होगा, तो ये ऐसा वाला, ठीक है। ओके, तो इसका रेडियस दिया है ए, इसका रेडियस दिया है ए, उसके बाहर वाला एक शेल दिया, शेल मतलब वही स्फेरिकल होलोस्फीयर, ठीक है, शेल बोलते हैं इसको, बी है, ओके। और तीसरा, तीसरा है सी, तीसरा ले लो सी, ठीक है। और क्या बोला देखो, ए बी सी, अच्छा वही ए बी सी दे दी है, सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल, मतलब इनके ऊपर जो क्या यूज होगा, यहाँ पे सिग्मा यूज होगा, क्यों,
क्योंकि ये देखो ना, ये सरफेस है ना इसका, ये देखो ये सरफेस, अगर आप चार्ज डालोगे तो ऐसे ऐसे डालोगे ना, तो ऐसे ऐसे चार्ज डालोगे तो अंदर तो नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये हॉलो है, ये कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो भी सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा, एरिया के ऊपर हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे सिग्मा ए, इसका लिखेंगे सिग्मा बी, और इसका लिखेंगे सिग्मा सी। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा सी है, ठीक है। और क्या बोला है, द टोटल potential at a point R from their common center पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पर, चलो ये पॉइंट पे लेते हैं और ये डिस्टेंस R लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, और ये बोल रहा है कि टोटल चार्ज जो दिया है ना वो क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। इसी चार्ज की पाउडर बनाया है, इसी चार्ज की पाउडर बनाया है, इसके ऊपर डाला है तो, बट प्रॉब्लम के सिग्मा सबका कैसे सेम है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो, आपने कितना लिया हमको नहीं पता है, तो मैं एक सिंपल ऐसे बोल सकते हैं ना, इसके ऊपर क्या है, क्यू ए है, इसके ऊपर क्या है, क्यू बी है, इसके ऊपर क्या है, क्यू सी है, लेकिन सबका एडिशन करोगे ना तो ये क्यू के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। राइट, चार्ज अपॉन एरिया, कितना है इसके ऊपर, क्यू ए है, राइट, क्यू ए है, अपॉन कितना एरिया होगा, देखो इसका एरिया कितना होगा, ये देखो स्फेरिकल एरिया ना इसका, ये वाला एरिया, ये तो इसका पूरा एरिया कितना होगा, इसका पूरा एरिया कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4 पाई ए स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम केस सिग्मा बी होगा, कितना, क्यू बी कितना डाला है, क्यू बी डाला है कितना एरिया के ऊपर, 4 पाई बी स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा सी, कितना होगा देखो, सिग्मा सी होगा क्यू सी अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करोगे तो आपको एक रिलेशन आएगा ना, देखो यहाँ पे, इसके अंदर पुट कर लो, तो यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक, नहीं तो एक काम करिए, आप देख लो ना, ये इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल इक्वल है ना, तो ये क्या होगा, क्यू ए, ऐसा कुछ होगा क्या, देखो ऐसे बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे आएगा क्यू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये क्या होगा, क्यू बी अपॉन बी स्क्वायर, राइट, और ये क्या होगा, क्यू सी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी लिखने का तरीका ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू ए is to QB is to QC is equals to A square is to B square is to C square, ठीक है। चलो अब देखो ये कुछ तो रिलेशन आ चुका है, लेकिन आपको पता है ना इन तीनों का रेशियो जो है ना, तीनों का सिग्मा क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू ए कितना है, देखो क्यू ए कितना है, तो क्यू ए है, क्यू ए होगा, टोटल कितना है इसके ऊपर, टोटल कितना है, क्यू है, राइट, क्यू है, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी, उन्होंने क्वेश्चन में यही दिया है ना, क्यू ए बी सी, ओके। तो क्या करते हैं, क्यू ए बी सी, अगर इसके ऊपर देखेंगे तो ये टोटल कितना है, क्यू है, राइट। अच्छा, इसका कितना होगा, टोटल कितना होगा, ये ऐसे करते हैं ना हम लोग मैथमेटिक्स में, कैसे करते हैं, प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कैसे करते हैं, इसका ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला प्रॉब्लम होता है ना, कि अगर आपको 30 मीटर मतलब 100 रुपीज दिया है, तीनों में बांटना है, 1:2:3, तो क्या करते हैं, कितना है, 100 है, इसको कितना जाएगा, 1, तो दोनों का, तीनों का एडिशन कितना होगा, 6 होगा, राइट। ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे, ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर है, तो ए के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा, टोटल कितना है, क्यू इनटू इसका कितना रेशियो है, ए स्क्वायर डिवाइड बाय तीनों का एडिशन, ऐसे, ठीक है। समझ में आया होगा ये। अच्छा, क्यू बी कितना होगा, तो क्यू बी तो वही होगा, क्यू बी के लिए कितना इसका रेशियो, टोटल है क्यू बी स्क्वायर अपॉन तीनों का एडिशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अच्छा, क्यू सी कितना होगा, क्यू सी देखो, क्यू सी होगा क्यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ओके, अब ये हो गया
तीनों के ऊपर का चार्ज हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, चार्ज तो निकला आप लोगों ने, क्वेश्चन पूछा है ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। तो सीधी सीधी बात है, इस पॉइंट पे इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा और इसके वजह से भी होगा। लेकिन पॉइंट क्या है, इस स्फीयर के लिए भी अंदर है, इस स्फीयर के लिए भी अंदर है और इस स्फीयर के लिए भी अंदर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है, जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो, V इज इक्वल्स टू, एक होगा VA की वजह से प्लस होगा VB की वजह से और तीसरा होगा V, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ओके, तो क्या कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा वैल्यूज याद रखो, वैल्यूज याद रखो। VA कितना होगा, देखो VA होगा, इसके ऊपर चार्ज कितना है QA, इसका रेडियस कितना है A, ठीक है। जितना सरफेस पे होता है उतना ही अंदर होता है, तो क्या करेंगे, V इज इक्वल ए, मतलब ये ए यूनिट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ए से ए कैंसल आउट करोगे, प्लस दूसरा क्या होगा, इसके वजह से ये ऑन दी सरफेस है, मतलब इसका कितना होगा कि Q बाई बी होगा, बट ये कहाँ पे अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा, K क्यू बी डिवाइड बाई बी, प्लस वही सेम सेम इसके वजह से भी किधर होगा, अंदर ही तो है, तो जितना सरफेस में होता है उतना ही अंदर होता है, तो क्यू डिवाइड बाई सी, ठीक है। बट आपको पता है यहाँ पे के अपॉन ए इनटू क्यू ए, अभी निकल आप लोगों ने क्या आया था आंसर, क्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस प्लस देखो के बाय बी, देखो के बाय बी क्या होगा, इसका क्या होगा, क्यू बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब बचा कौन सा, सी। सी किसके लिए क्या होगा, सी के लिए क्या होगा, देखो ठीक है, क्यू इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करोगे तो देखो ना, एक ए से एक ए क्या होगा, कैंसल, बी से एक बी कैंसल, सी से एक सी कैंसल, तो सिंपल न्यूमरेटर में क्या बचता है, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये देखो सारे कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ पे के भी कॉमन है, क्यू कॉमन है, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि क्यू कॉमन ले लो और ले लो सी स्क्वायर, क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे बचेगा सी, ठीक है। तो ये आंसर है, ठीक है। देख लो, कुछ डाउट है तो। मैं इसके क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, बाद लेक्चर के बाद। मैं फिलहाल अभी ओरली बता रहा हूँ क्वेश्चंस कि क्यों चार्ज दिया था, उसके ऊपर चार्ज पावर पर डिस्ट्रीब्यूट कितना, उन्होंने एक कहा था सिग्मा ए सिग्मा बी एंड सिग्मा सी सेम है, ठीक है। तो वहां से उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और प्रॉब्लम्स लोग, हाँ हाँ हाँ, और प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स भी कोई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, वही प्रॉब्लम्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा कुछ टाइम पास नहीं करते, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं वही लेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आपको मैं एंड भी करूंगा विद सॉल्यूशंस, ठीक है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या है जो एग्जाम में हुआ है। उन्होंने कहा था कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट्स, ओके, उन्होंने क्या दिया, देखो एक दिया है डी ए दिया है, डी ए दिया है -4QA आई कैप, और दूसरा डाइपोल दिया है dB इज इक्वल्स टू -2QA आई कैप बोले on the with the separation are as shown in figure। अच्छा, फिगर में दिया है, ऐसा बोला, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये पॉइंट ए बोला है, ये पॉइंट बी बोला है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखा गया है, इसको यहाँ पे रखा गया है और इसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए
from A from both of them same potential is the distance from A at which both have them produce the same potential. अच्छा ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पे दोनों के वजह से पोटेंशियल सेम होगा, तो इसके वजह से और इसके वजह से भी क्या होगा, सेम होगा। तो कहाँ पे होगा, तो देखो कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ बीच में होगा, साइड में होगा, या यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा चेक करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये ए क्या होता है आपको याद होगा, तो ए होता है डिस्टेंस, ए क्या होता है डिस्टेंस, चार्ज कितना है 2q, ऐसे इमेजिन करते हैं। तो मान लो इस, अच्छा ये किस तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ दिखा रहा है, मतलब अगर एक्स एक्सिस है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। और आपको पता है डायपोल की डायरेक्शन कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये सिंपल है, अगर ऐसा डायरेक्शन होने के लिए 2q -2q होगा, राइट, और ये क्या होगा +2q। और यहाँ पे कितना है, ये ए है, ए होगा डिस्टेंस, ये देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है, तो इसका भी डिस्टेंस हम लोग लेंगे ए, ठीक है। अच्छा इसका कितना है 4q, डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो ये होगा -4q। और ये तो चेक करते हैं पोटेंशियल देखो इसका -2q है, ये +2q है, ये -2q -4q और ये +4q है। अगर मैं सेंटर पे ले लूं, सेंटर, तो ये हो सकता है क्या, इसके बीच में ले लूं तो हो सकता है क्या पोटेंशियल जीरो, नहीं हो सकता। रीजन क्या है, -4q यहाँ पे डोमिनेंट रहेगा, इन ये पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इनके बीच में कौन डोमिनेंट रहेगा, -4q, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो होने का कोई चांस नहीं है, थोड़ा चेक करो। आप देखो ना, कहीं पे भी ले लो, आप कहीं पे भी ले, यहाँ पे कहीं पे ले लो, तो ये यहाँ पे -4q इसके बीच में डोमिनेट करेगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ चेक करो, लेफ्ट की तरफ भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पे +4q सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, +4q है। तो यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी पॉइंट ले, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लो, कहीं पे ले लो, कौन नजदीक है, +4q, तो कौन डोमिनेट करेगा, +4q, मतलब लेफ्ट की तरफ भी होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा राइट की तरफ होना पॉसिबल है, कैसे, ये देखो -2q यहाँ पे डोमिनेंट तो रहेगा, लेकिन इसका चार्ज क्या है, कम है, इससे चार्ज क्या है, कम है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, बात सही है, बट चार्ज तो बड़ा है ना। तो इसके वजह से, सबके वजह से पोटेंशियल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आंसर है राइट की तरफ हो सकता है, बीच में और लेफ्ट की तरफ होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस दिया उन्होंने, आर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए टू बी का डिस्टेंस अगर आर है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ये एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि ये देखो यहाँ इसके वजह से और इसके वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पोटेंशियल सेम होने के लिए एक सिंपल बात करते हैं, आपको पता है डायपोल के लिए ऑन द एक्सिस पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, केपी अपॉन आर स्क्वायर, क्या लिखते हैं, केपी अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रहेगा, तो ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के, इसका पी कितना है दिया है, देखो पी कितना है 4q, राइट, 4q ए, राइट, 4q ए अपॉन, ये देखो ए की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, राइट, आर प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू, इसके वजह से देखो वही सेम पोटेंशियल लिखना है, के, इसका पी कितना है 2q ए डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कट हो जाएगा, ए से ए कट हो जाएगा, क्यू से क्यू कट होगा, ठीक है। क्या बचा 4 एंड 2, मतलब यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, राइट। तो इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये 2x² इज इक्वल्स टू आर प्लस एक्स का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर रूट ले लो, दोनों को स्क्वायर रूट ले लो, तो ये क्या बचेगा √x बचेगा, इज इक्वल टू ये क्या बचेगा आर प्लस एक्स बचेगा। तो इस x को इस तरफ लेके आओ तो क्या होगा, ये √2 - 1 इंटू एक्स टू, नहीं कुछ तो गलत हो गया क्या, नहीं गलत तो नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, सही है ना। आर, ये एक्स इस तरफ ले लिया, एक मिनट, ये 2x² और ये, हाँ सही है, सही है, चलो सही है। ये क्या होगा फिर, x इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा r अपॉन √2 - 1, ये आंसर होगा, ठीक है। कुछ डाउट, ओके ठीक है, सिंपल है। क्या करना था, ये डायपोल दिया था, ये डायपोल दिया था, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह भी लेते तो भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट दिया है यहाँ पे, मतलब अगर डायरेक्शन दिया है तो थोड़ा वो सोचना पड़ गया, तो प्रॉब्लम होगा।
ओके, किसी को मैसेज आया क्या? चलो, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हाँ, एक आपको ट्राइंगल दिया है, ठीक है। मैं आज पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, कल मैंने कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम किया था, आज मैं पोटेंशियल के प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला है आइसोसेल्स ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल से, तो आइसोसेल्स का क्या है, ए ले लो और ये ले लो, ए, ठीक है, और सीधी सीधी बात है, ये कितना हो जाएगा, √2a, राइट। उन्होंने बोला है यहाँ पे प्लस क्यू दिया है, यहाँ पे प्लस दिया है, और यहाँ पे कुछ तो क्यू दिया है, ठीक है, क्यू दिया है, और उनका कहना क्या है, देखो, अगर इनको ऐसा रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन इज 0। इनके वजह से एनर्जी जो है ना, एनर्जी मतलब इन तीनों के वजह से जो एनर्जी है वो 0 है। एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक का कोई सवाल ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों कैसे रेस्ट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है। तो सिंपल क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखते कैसे, कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, 0 है तो क्यू का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन है कि क्यू का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो काम करते हैं, सीधी सीधी बात है, अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या होना चाहिए, बता दो। प्लस कैपिटल क्यू क्या होना चाहिए, कौन सा चार्ज होना चाहिए, तो एनर्जी 0 करेंगे, 0 हो सकती है। कैपिटल क्यू कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? सिंपल है ना, इसके वजह से पॉजिटिव एनर्जी अगर आती है तो इनकी वजह से निगेटिव ही होना चाहिए, तभी तो आंसर 0 आएगा, नहीं तो कहां से 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन की तरफ देख लो, अगर एक ही ऑप्शन निगेटिव दिख गया ना, सीधा टिक कर लो उसके ऊपर, ठीक है, ऐसा दिमाग में चलाओ। वैसा तो हर बार नहीं होता है, बट अगर मान लो आपकी 50% चांसेस है, अगर दो भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो ऑप्शन है, देखो उस ऑप्शन में मैंने देखा है कि दो निगेटिव दिया है और दो पॉजिटिव दिया है, तो एक तो दो कट करे आप लोगों ने, प्लस प्लस जो है वो तो नहीं होंगे। अब होगा क्या, अगर आंसर गलत भी आता है कैलकुलेशन के बाद, आप थोड़ा हिंट लगा सकते हो, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो ये निगेटिव आएगा, ठीक है। चलो, तो इसके वजह से क्या लिखेंगे, इन दोनों के वजह से देखो, कि देखो के क्यू क्यू अपॉन ए, राइट, इन दोनों के बीच का क्या है, ए क्यू क्यू अपॉन ए, ठीक है, प्लस इसके वजह से क्या लिखेंगे, इसके वजह से के क्यू क्यू अपॉन √2a इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों की वजह से एनर्जी क्या है, 0, ठीक है। क्या क्या कट हो रहा है, के कट हो रहा है, क्यू 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 कट हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या बचा, क्यू बाय ए, प्लस यहाँ पे क्या बचा, क्यू बाय ए, प्लस यहाँ पे क्या बचा, क्यू बाय, नहीं ये भी तो कैंसिल होगा, ये भी तो कैंसिल हो रहा है, राइट, √2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्यू का वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करो, ऐड कर लो ना। तो ये काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये ऐसा होगा, देखो √2 से मल्टीप्लाई करो तो √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल्स टू, ये क्यू उस तरफ चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आएगा माइनस, ठीक है, हो गया आंसर। क्या होगा आंसर, q को इस तरफ लेके जाओ, मतलब आंसर क्या होगा, माइनस q√2 डिवाइड बाय √2 प्लस 1, ठीक है। तो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, -√2 दिया है, -√2 के ऊपर √2 प्लस 1। कोई डाउट है? हम्म, ओके ओके। इस ये तो क्वेश्चन आप बता सकते हो, वेरिएशन डिस्टेंस विद आर इलेक्ट्रिक, अच्छा, उन्होंने क्या किया है, ये ऐसा दिया है, एक स्फीयर दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, ऐसा ही बोला है, सबने नहीं बोला है, ऐसा कुछ आर दे दिया, बस आर दे दिए, स्फीयर बोला है, और यहाँ पे ये ऐसा कुछ तो ग्राफ दे, देखो मैंने आपको बोला था कि ग्राफ के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते, लास्ट टाइम भी पूछा है क्वेश्चन, ऐसा सेम पूछा था, ये बी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ बोला है, ये आर है, ये पता नहीं है क्या है ये, ठीक है, ये जैसे वाई बोला है, ठीक है, आपको वो बोलना है इस ग्राफ को देख के, भाई ये ऐसा दिया है, ये कैपिटल आर, ठीक है, तो ये कैपिटल आर ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो। और उन्होंने देखो ऑप्शंस में क्या दिया है, देखो ऑप्शंस में आपको सिर्फ बताना है ये स्फीयर और ग्राफ को देख के, पहला ऑप्शन सही है कि आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर
यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सही है गलत है? नो, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा भाई, ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है क्या, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से ऐसा कुछ तो ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। चलो, सेकंड ऑप्शन है पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल बोला है, पोटेंशियल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। ओके, तो सेकंड ऑप्शन सही है, सही हो गया ना। ये किसका ग्राफ होता है, कंडक्टिंग स्फीयर, या मैंने आपको क्या बोला था, तीनों नाम का सेम मीनिंग होता है, शेल बोलो या फिर कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड होता है ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। इन सब की वजह से ऐसा, ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन आया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब 1975 में आया था, 2019 में ही आया था, ओके। चलो, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर खत्म ही कर देते हैं इसको, ठीक है। चलो, क्योंकि मेरे पास अभी इतने क्वेश्चन पोटेंशियल के मिले हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज q is surrounded by, ओके ओके, कंडक्टिंग स्फीयर दिया है आपको। चलो, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर दिया है और बोला है इसके ऊपर चार्ज है q, इसके ऊपर चार्ज कितना है q, ठीक है। और उसके सराउंडिंग में अनचार्ज, अच्छा अनचार्ज लिया है, अनचार्ज एक शेल लिया है इसके सराउंडिंग, होलो स्फीयर, राइट। अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी फिलहाल ऐसे इमेजिन करते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं, ये ए है, राइट, और ये क्या है, बी है, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव नेचर में बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बी दिया है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस भी दिया है, ठीक है। और पहले चेक कर देना डिफरेंस होगा कितना, चलो इसका ए मानते हैं, उसका बी मानते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर ये क्यू रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है वो इंड्यूस्ड हो जाता है इसके ऊपर चार्ज कितना, माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक निकलेगा तो यहाँ पे खत्म होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे बाहर नहीं जा सकते। हाँ, क्योंकि अंदर से बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, तो इसको यहीं पे खत्म करना है, फिर इससे बाहर चले जाएगी। लेकिन पहले क्या होगा, ये माइनस क्यू है, राइट, तो माइनस क्यू है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वी ए माइनस वी बी होगा, ठीक है। वी ए माइनस वी बी का आंसर कितना दिया है, वी दिया है, राइट, वी दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो लिखना तो चाहते तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी ए कितना होगा, वी ए कितना होगा, देखो ये होगा ये क्वेश्चन में पूछा है ना, क्या पूछा है, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेस व्हेन माइनस 4 क्यूब इज गिवन टू, हाँ, उन्होंने क्या पूछा है, इसके ऊपर इस चार्ज -4 क्यू चार्ज देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। ऑप्शंस अगेन, डिफरेंस पूछा है -2v होगा, 2v होगा, आंसर 4v होगा, या v ही रहेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो क्या करना है, देखो क्या करना है, ये अनचार्ज, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, चलो ये -4 क्यू है, ठीक है। यही बोला है ना कि कंडक्टिंग सराउंडेड बाय द अनचार्ज होलो स्फेरिकल सेल, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सरफेस एंड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे थियोरेटिकली अगर आप स्ट्रांग हो तो ये आंसर आप डायरेक्टली कर लोगे, उसका मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो वाला कंसेप्ट, ठीक है। ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, है। चलो, नेट मतलब आप समझ रहे हो रहेगा, तो कंडक्टिंग स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट लिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो सरफेस का चार्जेस कहाँ पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं, ठीक है। चलो, तो बाहर से आप कितने भी चार्जेस दोगे, तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आने वाला है क्या, देखो ना, ये पहले है, अब ये है, ठीक है। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पता नहीं है अभी, मतलब कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, और कहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है। सीधी सीधी बात है। तो ये ए और ये बी का डिफरेंस, ठीक है, ये ए एंड ये बी का डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है। अगर मान लो -4 पे चार्ज आपने डाल दिया, तो कहाँ पे रिसाइड करेंगे, सीधी सीधी बात है, सरफेस पे रिसाइड करेंगे। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज,
बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी क्या, नहीं है। तो आपको पता है ऐसा लिखते हैं ना, dv इज इक्वल्स टू ई डॉट dx, ऐसा लिखते हैं। अब थोड़ा सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है क्या चार्ज डालने से, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू ही रहने वाला है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्यू ही रहने वाला है, यहाँ पे माइनस क्यू रहने वाला है। अब माइनस 4 क्यू दे दो या 10 क्यू दे दो या 100 क्यू दे दो या 1000 क्यू दे दो, जो भी दोगे कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा। अंदर वाले को इफेक्ट करेगा क्या, नहीं। तो इसका और इसका डिफरेंस देखो, पहले कितना है, v है, चेंज हो रहा है, dx चेंज हो रहा है, दोनों की डिस्टेंस चेंज हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, कितना भी चार्ज दे दो बाहर से, फाइनल डिफरेंस पे कितना रहेगा, v ही रहेगा। शायद क्लियर हुआ है क्या, कुछ डाउट है, देख लो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है आपको, कुछ डाउट रहेगा तो बोलो। समझ में आया ना, मतलब कुछ क्वेश्चन, ओके। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितने हैं, ई है, पता नहीं कितनी है, बट होगी एग्जांपल के लिए, उसका डिफरेंस कितना बोल रहा है, वी बोल रहा है। अगर आप बाहर से चार्ज -4 क्यू दिया है, तो क्वेश्चन में पूछा, अगर -4 क्यू चार्ज देंगे तो इनका डिफरेंस कितना रहेगा, वही रहेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे चेक कर रहा था और कोई क्वेश्चन है क्या, मेरे ख्याल में नहीं है। 22 वाला क्वेश्चन, एक मिनट, एक मिनट। ओके, क्या बोला है, चलो इस क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोला है देखो, शेल ऑफ नेचर कंडक्टर है। अच्छा, हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बोला था ये एक पॉइंट बोला था, ठीक है। ऐसा बोला है देखो, एक आपको कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, उसके ऊपर चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। और यहाँ पे इस स्फीयर के वजह से, इस स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ऐसा पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सिंपल है देखो, इसका रेडियस कितना है, आर है, ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। आंसर क्या होगा बता दो आंसर। अगर इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसका डिस्टेंस है आर, तो उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ओके, अच्छा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन, मैं एक ऑप्शन रीड कर रहा हूं, क्या वो सही है या गलत है बताना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द शेल, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द शेल इज द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। ये ऑप्शन सही है क्या। कोई एस बोल रहा है, कोई नो बोल रहा है, ठीक है। शायद फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो। इलेक्ट्रिक shell is same as that of a point charge at the center of the shell. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉइंट कहाँ पे है, आउटसाइड है। कितने बार बोला है कि ऑन द सरफेस हो या आउटसाइड द सरफेस हो, तो इस क्यू चार्ज को कहाँ पे है ऐसा इमेजिन करना है, सेंटर पे है ऐसा इमेजिन करके, तभी तो आंसर आपने ऐसे क्यू क्यू बार आर बोला है, क्यू बार क्यू बोला है, क्योंकि ऐसे आपने इमेजिन किया, आपने स्क्वायर इमेजिन किया क्या, नहीं। अभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है वो कि यहाँ पे इस स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल है ना, इसको ऐसे इमेजिन करते हो क्या कि ये क्यों सेंटर पे है, तो ये सेंटर पे है। ऑप्शन सही है, गलत नहीं है, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने लिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, चलो समझ में आया है। ठीक है, अरे मैं यही बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से होगा, कितना होगा, एक बार, बट कैसे आपने इमेजिन किया,
इसको ऐसे इमेजिन किया, बताता हूँ ना, उसके ऊपर आपको ध्यान से ना लिख के रखना है वो पॉइंट्स। वो वही पॉइंट्स को आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो वो ये देखो, मैंने बार-बार बोला है कि आउटसाइड द सरफेस या ऑन द सरफेस, इसको किसके तरह टेक करना है? पॉइंट सर्च की तरह उसको कहाँ पे रखा है? सेंटर पे रखा है। तो सीधा ऑप्शन देख के ही कुछ अगल अलग मतलब ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। मेरे ख्याल से आज मैं खत्म करूँगा, मतलब हो चुका है ऐसे कंसिडर करके नहीं सब करने वाले हैं, ठीक है? फिर भी अगर किसी क्वेश्चंस में आपको अगर दिक्कत आती है, तो मैं बीच-बीच में आपको ये कांसेप्ट लेते रहूँगा, ठीक है? चलो, अगर किसी को कुछ मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अर्थन का क्वेश्चन। भाई तुम लोग जिनको भी डाउट्स है ना अर्थ का क्वेश्चन, अच्छा एक काम करो ना, आपको जो क्वेश्चन में डाउट है ना वो क्वेश्चन भेज दो मुझे, ठीक है? तो वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? चलो, उसका सॉल्यूशन मैं देता हूँ, आप जो भी क्वेश्चन डाउट है तो वो बता दो मुझे, चलो। ठीक है? तो यहाँ इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। ओके।